नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सनातन सनातन पर आक्रामक और भारत पर तथ्य आधारित जवाब दें मंत्री। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान क्या करें क्या ना करें। उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है भाजपा। और भव्य नटराज प्रतिमा भारत की सदियों पुरानी परंपरा का प्रमाण है। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास व संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है। जैसे ही दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित होगी, यह भारत की सदियों पुरानी कलात्मक परंपराओं का प्रमाण के रूप में खड़ी होगी। उल्लेखनीय है कि अष्टधातु से बनी यह प्रतिमा 27 फीट ऊंची और 20 टन वजनी है। एक बात आप लोगों ने देखी अभी हाल ही में, तमिलनाडु के एक नेता ने सनातन धर्म पर जो विवादित टिप्पणी की है ना, उसी की बात हो रही है। और अगर हम लोग G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, तो आप देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर रखनी है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाते हैं। ये आतंकियों को काली सूची में डालने से रोकना दोहरापन है। ये भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि साक्ष्यों के बावजूद वैश्विक आतंकियों को काली अनुसूची में डालने के प्रस्ताव को अड़ंगा लगाना गलत है। भारतीय प्रतिनिधि ने चीन पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना उचित बताए प्रस्ताव रोकने से दोहरेपन की बू आती है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत के विरोधी पड़े संविधान, जयशंकर साहब का विदेश मंत्री ने कहा है कि यह संविधान में लिखा है इंडिया जो भारत है। साक्षात्कार में कहा कि एक अलग दुनिया, अलग भारत, अलग प्रधानमंत्री, अलग सरकार। G20 में सब सुचारू रूप से होगा। हम भारत हैं, हम जानते हैं कि दुनिया को कैसे संभालना है। और आप देखें कि पुतिन जिनपिंग की अनुपस्थिति का सम्मेलन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, ये हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। यूक्रेन विवाद को घोषणा पत्र में शामिल करना बना सबसे दुरूह। ये साझा घोषणा पत्र अब शीर्ष नेताओं की बैठक में होगा फैसला। रूस व इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर की मुलाकात हो रही है। एक तो आप देखेंगे परेशानी क्या है ना, कि आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और आप देखते हैं कि इसी पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब हम लोग रूस की तरफ जाएं या यूक्रेन की तरफ जाएं, हम बीच में फंसे हुए हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, समझ रहे हैं। आईआईटी मंडी में रैगिंग पर 10 छात्र निलंबित हुए। अब आप देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की बात हो रही है। वैसे आप सभी जानते हैं कि इस तरह की रैगिंग अब गैर कानूनी हो गई। यानी कि आप देखते हैं कि पहले इस तरह के मामले बहुत आते थे, कई बच्चे सुसाइड कर लेते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है अगर इस तरह का कुछ हो तो। नासा के सैटेलाइट ने विक्रम के लैंडिंग स्थल की ली तस्वीर। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने विक्रम के लैंडिंग स्थल की तस्वीर जारी की है। यह लूनर रिकोनीसेंस ऑर्बिटर कैमरे से ली गई है। नासा ने लैंडर की तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में विक्रम लैंडर और विज्ञान रोवर स्लीप मोड में है। और अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे कि किसकी, नासा की बात हो रही है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, उसी तरह से अंतरिक्ष एजेंसी ये नासा है। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे इसकी स्थापना वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक देश एक चुनाव पर समिति ने शुरू की चर्चा। सरकार की ओर से गठित समिति ने पहली बार औपचारिक बैठक की है। ये आप देखिए कोई नई परिकल्पना नहीं है, एक तरह संकल्पना। ये आप देखिए पहले भी होते थे एक साथ, 1967 तक हुए, लेकिन 1967 के बाद आप देखते कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था, तो वो क्रम बदल गया था। विधानसभा लोकसभा के सदस्यों के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही। एक क्लास आपकी आई हुई थी, मैंने ली हुई थी, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसमें डली हुई है, तो उसे देख लीजिए। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी ये टॉपिक हो जाता है। इसमें प्रीलिम से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुख्य में, आंसर राइटिंग में, और निबंध भी पूछा जा सकता है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है।
सत्य बुलाने से पहले कभी नहीं होती है दलों से चर्चा, ये सोनिया गांधी की ओर से पीएम को लिखे गए पत्र का संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने दिया जवाब। संसदीय कामकाज के राजनीतिकरण, अनावश्यक विवाद पैदा करने के प्रयास का लगाया आरोप। अभी आप देखिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया ना, तो उसी तरह की बात हो रही है। जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले वास्तविकता बन जाएगा अखंड भारत। ये आरएसएस की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं मैं, और ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और आरक्षण पर आप देखिए, एक बार ये बिहार गए हुए थे, आरक्षण पर इन्होंने बोल दिया था, बिहार में बीजेपी को हार मिली थी। तो अब ये भी आप देखते हैं कि संभल के बोलते हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राजधानी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। यही G20 सम्मेलन हो रहा है ना, तो इसीलिए बातें हो रही है। महिला अपराध नहीं कर सकती, यह सोच गलत है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। महिला आरोपितों को बरी करने की निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने दायर की थी पुनर्निरीक्षण याचिका। अदालत ने कहा है कि आपराधिक कृत्य में प्रत्येक व्यक्ति की संलिप्तता का स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए मूल्यांकन। ये आप सभी जानते हैं, आजकल इस तरह के मामले भी काफी आप देखते हैं कि आ रहे हैं सामने। स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार की मांग पर सब साथ साथ स्वच्छ वायु के लिए एकजुट पहल करते हुए देश भर के लोग बना रहे हैं वर्चुअल ह्यूमन चैन और साझा कर रहे हैं सेल्फी। अब आप देखिए वही G20 सम्मेलन से पहले बातें हो रही है खूब। चलिए देखते हैं क्या होता है। G20 अभी तो आप देखते रहे कि छाया हुआ है, क्या क्या फैसले होते हैं वो देखने लायक होंगे। भारी कूटनीतिक व्यस्तता वाले हैं पीएम के अगले कुछ दिन। आसियान नेताओं के बातचीत को उत्सुक हैं मोदी साहब। आसियान सम्मेलन के लिए देर शाम जकार्ता रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। सिर्फ 8.5 घंटे रुकेंगे। ईस्ट एशिया समिट में भी लेंगे हिस्सा। 8 सितंबर को बाइडेन समेत 3 वैश्विक नेताओं से करेंगे दिल्ली में बैठक। 9-10 सितंबर को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, शिखर सम्मेलन में। अगर हम लोग आसियान की बात करें तो इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए आप देखेंगे आसियान की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। 8 अगस्त 1967 में आप देखते हैं कि बैंकॉक घोषणा के साथ घोषणा पत्र 16 दिसंबर 2008 में आया हुआ था। सचिवालय इसका जकार्ता में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया में। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। तो राजनीति में मैं इतना कहता हूं कि कहीं चुनाव हो रहे हैं तो उस राज्य के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा। और आप लोग चुनाव आयोग के बारे में, जो चुनाव एक करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 को पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्नीस को नए संसद भवन में संसदीय कामकाज हो जाएगा स्थानांतरित, गणेश चतुर्थी के अवसर पर। ये मदन मोहन मालवीय के नाम पर होगा यूजीसी के शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र। हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा व गौरव भारत नाम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पौत्र वधू ने कहा देश का नाम होना चाहिए भारत। अब आप देखिए इसी पर आप देख रहे हैं कि बहस होने लगी है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे हरगोविंद पंत। उनका जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा जिले के चैतई गांव में हुआ था। उन्होंने 1909 में इलाहाबाद के स्कूल ऑफ लॉ से LLB की डिग्री हासिल की। रानीखेत से वकालत शुरू की। इसी समय पूरे देश में गोरों से स्वतंत्रता की आग फैलने लगी जोरों से।
और कुली बेगार आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। 1925 से 29 तक वह अल्मोड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। कुमाऊं क्षेत्र में ब्राह्मणों को हल न चलाने की प्रथा थी। वर्ष 1928 में उन्होंने स्वयं हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा जेल में 1930 में 16 दिन और 1940 में वह 270 दिन रहे। उन्होंने नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी के बाद संविधान सभा के सदस्य भी बने। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा में विधायक भी रहे। उन्होंने रानीखेत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा। 1997 में वह लोकसभा में उपसभापति भी बने। इसी वर्ष उनकी डेथ हो गई थी। चलिए, आजकल आप देख रहे हैं इस पर भी बात हो रही है। महाराष्ट्र में जरांगे की मांग के लिए बनी समिति। जरांगे ने बताया, आज बताएंगे कि वे अपना अनशन खत्म करेंगे या नहीं। मराठा समाज की कुणबी करार देने की मांग को लेकर ये आप देखते हैं कि कर रहे हैं अनशन। और आप देखिए, मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन की बात हो रही है। दल बदलते ही शुभेंदु के अपराधों की संख्या कैसे बढ़ गई, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट। मतांतर पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दखल क्यों दें। याचिका खारिज कर पूछा, यह किसी जनहित याचिका है। एक और बात बताऊं, हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है। आपको जिस धर्म को मानना है मान लीजिए, लेकिन वो लालच में नहीं होने चाहिए, धोखे में नहीं होने चाहिए, और आप देखिए जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, हमारे पहले कानून मंत्री, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म बनाया था। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब याद रखा करिएगा। इसरो अध्यक्ष को मिलेगा गोयल शांति पुरस्कार। आप देखिए, चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई ना। और आप देखते हैं कि कमेटी के को चेयरमैन प्रोफेसर SP सिंह ने बताया कि अमेरिका के शिकागो में रह रहे अप्रवासी भारतीय व्यवसायी राम स्वरूप गोयल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से यह पुरस्कार शुरू किया गया था। तो ये मिलेगा इन्हें। लद्दाख में सबसे ऊंची मैराथन में आज दौड़ेंगे धावक। देश विदेश के करीब 5800 कितना 5800 धावक लद्दाख में दमखम दिखाएंगे। और आप देखते हैं कि मैराथन में 17,618 फीट पर विश्व का सबसे ऊंचे खरदुंगा लॉ टॉप के पार करेंगे एक तरह से। चलिए, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कारवेट में अवैध निर्माण की CBI जांच के आदेश, बढ़ेगी हरक की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले गंभीर है, हम केवल तमाशबीन नहीं बन रह सकते हैं। राज्य की अन्य एजेंसियां करें सहयोग, अधिकारियों पर भी आप देखिए कसेगा शिकंजा। एक कार्बेट टाइगर रिजर्व है ना, जो आप देखते हैं कि नैनीताल उत्तराखंड में, उसी की बात हो रही है। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व राज्य परिवार ने मांगा राजस्थान विधानसभा का पुराना भवन। सरकार और पूर्व राज परिवार ने अपने अपने तर्क और याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नरेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। यह इतिहास क्या है? जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने महारानी चंद्रावती के लिए भवन निर्माण शुरू करवाया था। भवन निर्माण पूरा होने के कुछ दिन बाद ही महारानी चंद्रावती की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महाराजा ने इसे रियासतकालीन काउंसिल का सभागार बना दिया था। 1952 में राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए, तब सवाई मानसिंह टाउन हॉल में विधानसभा को स्थापित किया गया। 1952 से सन 2000 तक विधानसभा भवन के रूप में प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा। यह भवन करीब 7 एकड़ में बना हुआ है। इसके बाद विधानसभा नए भवन में संचालित होने लगी। उल्लेखनीय है कि रियासत के एकीकरण के समय तत्कालीन राज परिवार की संपत्ति को सरकार को सौंपे जाने को लेकर करार हुआ था, जिसमें कोवेनेंट नाम दिया गया था। इस तरह से हिमालयी क्षेत्र में भयभीत करने लगी एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं। जिस हिसाब से आपदाएं आ रही, उसे देखते हुए हिमालय को लेकर अधिक सजग व सतर्क होने की जरूरत है। उत्तराखंड में इस साल आदि की अतिवृष्टि के कारण 1300 करोड़ रुपए की हुई क्षति और भूधसाव जैसी घटनाएं आप लोग देख रहे हैं, और परेशानी भी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। एक पैकेट में एक बिस्कुट कम होने पर कंपनी को देना होगा 1 लाख रुपए का मुआवजा। सनफीस्ट मेरी लाइट के पैकेज में एक बिस्किट कम होने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में की थी शिकायत। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे छोड़िए क्या करेंगे, रहने दीजिए, एक कम ही तो आया है, क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आप देखते हैं कि तुरंत कानूनी कार्रवाई पर लगाने लगते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। ये आप सभी जानते हैं, जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? और देखिए,
ये आप देखेंगे, अगर जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, तो ये भी याद रखें। ओंकारेश्वर में स्थापित हो रही आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, देखिए मध्य प्रदेश में। गलत दिशा में ड्राइविंग और ओवरलोडिंग पर खुद रोक लगाएगी सड़क। सेंसर युक्त सड़क पर आईआईटी बीएचयू में शोध। वाहन स्वामी को चेतावनी देने संबंधित विभाग को भी भेजेगी जानकारी। ब्रेक भी लगाएगी। देखिए इस तरह की तकनीक आएगी तो आप सभी जानते हैं क्या होगा। तो आप देखते हैं कि जान माल की हानि भी कम होगी। आप देखेंगे ये संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल से, और यहाँ से आप देखिए प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको जानकारी मिलती है। और आज का आर्टिकल प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिखा हुआ है, तब तो आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहतर दुनिया की ओर बढ़ते कदम। तो आप देखिए भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों वसुदेव कुटुंबकम में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यह ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम एक धरती के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, और हम एक परिवार के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं। समाज एवं उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोविड महामारी के बाद ही विश्व व्यवस्था पहले से बहुत अलग है, और कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने आया है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। और आप देखेंगे कि दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने कहा था कि G20 को मानसिकता में अमूलचूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। विकासशील ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। और इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसमें 125 देश भागीदार बने। यह भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई है, बल्कि G20 के एक स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर जोर दिया गया है। चूंकि दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र आप देखते हैं कि यह 2030 के एजेंडे के मध्य काल का वर्ष है, और कई लोग चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य के मुद्दे पर प्रगति पटरी से उतर गई है। SDG के मोर्चे पर तेजी लाने से संबंधित G20 का 2023 एक्शन प्लान भविष्य की दिशा में निर्धारित करेगा। इससे आप देखिए SDG हासिल करने का रास्ता तैयार होगा। भारत में प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना हमारा आदर्श रहा है। हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पाबंदियों वाले रवैये की बदलना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए से हटकर क्या किया जा सकता है वाले सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ हमारी अध्यक्षता में आप देखते हैं एक स्वच्छ ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार होगा। 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किया है। अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से हम दुनिया को एनर्जी ट्रांजिशन की योग बनाने में सहयोग करेंगे। जिस प्रकार लोग हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार वे धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली तय कर सकते हैं। जैसे योग वैश्विक जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह हम लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने में आप देखिए मोटे अनाज से बड़ी मदद मिल सकती है। हमारी श्री अन्न योजना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे रही है। तकनीकी परिवर्तनकारी, लेकिन इसे समावेशी बनाने की जरूरत है। अतीत में तकनीकी प्रगति का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला है। भारत ने आप देखिए दिखाया कैसे तकनीक का लाभ उठाकर असमानता को कम किया जा सकता है। दुनिया के अरबों लोग
जिनके पास बैंक की सुविधा या फिर डिजिटल पहचान नहीं है, उन्हें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से साथ लिया जा सकता है। डीपीआई का उपयोग कर हमने जो परिणाम प्राप्त किए हैं उन्हें पूरी दुनिया देख रही है और उसके महत्व को स्वीकार भी कर रही है। अब G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को डीपीआई अपनाने में मदद करेंगे ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। भारत का सबसे तेज गति से बड़ी अर्थव्यवस्था पर बन जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हमारे सफल, सरल, व्यवहारिक और सस्टेनेबल तरीकों ने कमजोर और वंचित लोगों को हमारी विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया है। और आप देखिए, अंतरिक्ष से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था से लेकर उद्यमिता तक भारतीय महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज भारत महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी G20 अध्यक्षता जेंडर डिजिटल डिवाइडेड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रही है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे शुरू दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को बड़े स्तर पर आप देखिए करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आता है। G20 की अध्यक्षता भी इसका अपवाद नहीं है। G20 की अध्यक्षता हमारा कार्यकाल खत्म होने तक भारत के 20 शहरों में आप देखिए 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके हैं। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में किसी और से सुनना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना अलग बात है। मुझे विश्वास है कि हमारा G20 प्रतिनिधि इसे स्वयं महसूस करेगा। हमारी G20 अध्यक्षता विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहरा करने का प्रयास है और हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहाँ एकता हर मतभेद के से ऊपर हो और जहां साझा लक्ष्य अलगाव का सोच खत्म कर दे। और G20 अध्यक्ष के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। इसमें कश्मीर का हितैषी नहीं है पाकिस्तान। जो आप देखते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है ना, और अब फैसले की प्रतीक्षा है। इस विषय पर हुई बहस को कश्मीर के ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय में कोई शर्त नहीं थोपी थी। राज्य में जनमत संग्रह करने का सुझाव लॉर्ड माउंटबेटन की ओर से आया था और आप देखिए वह उनका व्यक्तिगत सुझाव था। अनुच्छेद 370 का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। यह केंद्र सरकार और राज्य के बीच कोई अनुबंध भी नहीं है। जनमत संग्रह को आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां हैं। जनमत संग्रह दो देशों के बीच एक का चुनाव था। आत्मनिर्भर मानवाधिकारों का अंग है और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय के अधिकार की बड़ी हल्की झलक मिलती है क्योंकि उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के नियंत्रण में दुनिया का बड़ा हिस्सा था। उन्हें उपनिवेशों की स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं थी। भारत 1948 में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। उसी वर्ष यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई। यह मानवाधिकारों का सबसे मूल दस्तावेज समझा जाता है और इसमें आत्मनिर्णय के अधिकार की कोई बात नहीं की गई। और आप देखते हैं कि जब कश्मीर रियासत का भारत में विलय हो गया तो वहां की जनता को भारतीय संविधान के तहत सारे अधिकार मिल गए। जब अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तब सीमा पार की स्थिति को भी समझना होगा। इसके लिए हमें 1947 में जाना पड़ेगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यूसुफ सराफ ने 2 भागों में कश्मीर का इतिहास लिखा। उन्हें सरदार इब्राहिम ने, जो गुलाम कश्मीर के पहले राष्ट्रपति थे, बताया था कि उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा रावलपिंडी से आने वाले 2 फोन कॉल्स के आधार पर की थी। एक फोन रावलपिंडी के कमिश्नर ख्वाजा रहीम ने और दूसरा कर्नल अकबर खान की बेगम नसीम ने किया था। कर्नल अकबर ने न केवल कबायली हमले का खाका बनाया बल्कि उसे हमले का नेतृत्व भी किया। इस हमले की अनुमति प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने दी थी और इसकी तैयारी कश्मीर रियासत के भारत में विलय के लिए पहले ही कर ली गई थी। यह भी रोचक है कि जो पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह का मुद्दा हर जगह उठाता है, उसने आप देखिए स्वयं इसे 3 बार ठुकराया है। पहली बार जनमत संग्रह का सुझाव माउंटबेटन ने जिन्ना को 2 नवंबर 1947 को दिया था। जिन्ना ने उसमें कोई रुचि नहीं ली, यानी पाकिस्तान की कश्मीर पर मूल नीति को पाकिस्तान के निर्माता ने ही ठुकरा दिया। और इसकी वजह यह थी कि जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सुझाव दिया उस समय कबायली हमला चल रहा था। कबायलियों ने हिंदू, बौद्ध, ईसाई के संग संग मुसलमानों के साथ भी लूट मार की उनकी महिलाओं का अपहरण किया। जिन्ना जानते थे कि ऐसी अवस्था में जनमत संग्रह का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आएगा। दूसरी बात, जनमत संग्रह का सुझाव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ओवेन डिक्सन ने 1950 में किया। उन्होंने कहा कि यह जनमत संग्रह क्षेत्रीय स्तर पर होना चाहिए। एकल जनमत के नतीजे में आप देखिए कई जगह अल्पमत समुदाय के छोटे छोटे समूह बचे रहेंगे जिन्हें बाद में आप देखिए विस्थापित होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत इसके लिए तैयार
था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। वास्तव में पाकिस्तान इस कोशिश में था कि उसे कश्मीर घाटी बिना जन्म संग्रह के मिल जाए, और उसे भी पता है कि आप देखिए जन्म संग्रह होगा तो नुकसान में वो रहेगा। तीसरी बार 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद जन्म संग्रह की बात हुई। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोहम्मद अली वोगरा दिल्ली आए और नेहरू से बात की। दोनों ने जन्म संग्रह पर हामी भरी, किंतु पाकिस्तान लौटने के बाद वोगरा ने नेहरू को पत्र लिखकर इसके लिए मना कर दिया था। नेहरू इसके बाद 1954 में जन्म संग्रह से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस विकल्प को स्वयं रद्द कर दिया था। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार इब्राहिम खान को बर्खास्त कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में सरदार इब्राहिम के कबीले ने बगावत कर दी थी। शीघ्र ही यह बगावत गुलाम कश्मीर के बड़े हिस्से में फैल गई थी। इसे दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बड़े पैमाने पर लोगों का दमन किया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इसके विरोध में पाकिस्तान को एक ज्ञापन दिया और उसमें लिखा कि पाकिस्तान फौज ने गुलाम कश्मीर की जनता पर गोलाबारी की और वहां की महिलाओं से दुष्कर्म किया। यह ज्ञापन बाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया। 2018 में गुलाम कश्मीर के संविधान के 13वें संशोधन के जरिए पाकिस्तान ने वहां 32 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। उसी वक्त पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान अधिशासन जारी किया। इसके तहत इस क्षेत्र की सभी विधिक शक्तियां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने में निहित कर ली। दो बड़े परिवर्तन पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के एक वर्ष पहले ही कर दिए थे। इस पर हैरानी नहीं कि आज जहां भारतीय कश्मीर में अमन चैन है, वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गहरा असंतोष है। इस कारण यह है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के लोगों का हितैषी नहीं रहा है। स्तंभकार हैं पूर्व राजदूत और फॉरगॉटन कश्मीर के द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल के लेखक भी हैं। इनका नाम है दिनकर पी श्रीवास्तव। ये आप देखिए, ये कब्जा किए हुए है ना पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को, तो उसी की बात हो रही है। यहाँ भी आप देखिए छोटा कॉलम, कृष्ण अवतार, संपूर्ण कलाओं से युक्त श्री कृष्ण ने अधर्म के नाश के लिए अवतार लिया। कर्म योग की व्याख्या गीता के माध्यम से संसार को उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मार्ग क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और सबसे बड़े अगर हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें तो यही तो है। आप देखते हैं कि किस तरह से स्पीकर मोटिवेशन देते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, कि लड़ने को तैयार हो जाते हैं। रैगिंग का रोग आप देखते हैं कि जो मामले आते रहते हैं उसी पर हो रही है बातें। कुप्रथा पर लगे रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डैन वैशाही के नाम पर महिलाओं की हत्या रोकने के लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। अब कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। अब आप देखिए इस तरह की मामला अभी भी मामले आ रहे हैं कि डायन कह के मार दिया जाता है किसी को, आप देखा हत्या कर दी जाती है किसी महिला की। बाल विवाह पर सख्ती आवश्यक है। ये आप देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 2026 तक राज्य से बाल विवाह का संकट जड़ से खत्म हो जाएगा। इस माह के अंत में बाल विवाह पर कार्रवाई का अगला अभियान चलेगा। ध्यान दें कि असम सरकार ने इस वर्ष फरवरी में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के खिलाफ राज्य व्यापी कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत एक महीने के भीतर आप देखिए 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 4300 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के अधिक होने की सबसे बड़ी वजह बाल विवाह है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार असम में बाल विवाह का औसत 31%, यानी कि 20 से 24 उम्र की 31% अधिक ऐसी महिलाएं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इस कानून में लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल दी गई। इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी हर 4 में से 1 लड़की का बाल विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती हैं और इसके कारण अक्सर नाबालिग लड़कियों की गर्भावस्था प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के कारण मृत्यु भी हो जाती है। छोटी उम्र में मां बनने के कारण गर्भ में उनके बच्चों का भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इससे कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं और या फिर आप देखिए गर्भ में ही किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा बाल विवाह होने के कारण महिलाओं को स्कूल जाने और पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाता है। अशिक्षित होने की वजह से आप देखिए भी समाज में हो रही घटनाओं को ठीक से समझने में अक्षम रह जाती है। उन्हें ताउम्र जीवन यापन के लिए घर के पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस दौरान उन पर घरेलू हिंसा भी होती है। बाल विवाह कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह आने वाली पीढ़ी को और भी गरीबी की ओर आप देखिए धकेल देती है। ऐसे में असम सरकार का बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर बाल विवाह के खिलाफ उठाया गया कदम सराहनीय है, क्योंकि यह न सिर्फ आज के समय की जरूरत है बल्कि देश हित के लिए भी बहुत जरूरी है। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार है, इनके द्वारा लिखा गया। चलिए छोड़िए, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। इस तरह के आप देख लीजिए, एक छोटे छोटे कॉलम है, ये भी देख सकते हैं।
देश की सांस्कृतिक चेतना है भारत। नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति की ओर से रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए प्रकाशित निमंत्रण में पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद आप देखिए से इंडिया बनाम भारत पर तमाम विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि विपक्ष इस मसले पर व्यर्थ विवाद में उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि भारत शब्द देश की सांस्कृतिक चेतना है। चलिए आप देखिए दोनों तरफ से चल रहा है हंगामा। मन बहलाने की कला, खरी खरी तंज कसा जाता है। धूप आ गई पर बादलों का मौसम याद रखना। हिमाचल प्रदेश। छात्रों के लिए फ्रांस में अवसर। भारतीय छात्रों के लिए फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान बनाया जा रहा है और इससे उनके लिए रोजगार प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कक्षाओं का सृजन की भी बात हो रही है। फ्रांस टूर 2023। आगामी फ्रांस टूर 2023 की घोषणा करते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता भी हो रही है। फ्रांस और कैंपस फ्रांस द्वारा आयोजित शैक्षिक टूर के तहत भारतीय छात्रों और अभिभावकों को फ्रांस के 40 से अधिक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़ने के लिए उनके प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिलेगा। इसमें गरीब और विकासशील देशों की आवाज़ बना भारत। इन देशों के विकास से जुड़े कई मुद्दे G20 में सहमति दिखी। अंतिम फैसला आप देखते हैं कि शिखर सम्मेलन में होगा। चलिए आप देखते हैं कि शहरों के भविष्य के लायक बनाने के लिए उनकी वित्तीय व्यवस्था, कर्ज में डूबे गरीब देशों को उबारने की कवायद, इंटरनेशनल टैक्स व्यवस्था, इन सब की बात हो रही। क्रिप्टो करेंसी पर तैयार किया गया फ्रेमवर्क। नई वित्तीय व्यवस्था की जरूरत की बताई जा रही। आत्मनिर्भर बनेंगे शहर, जरूरत पूरा करेगा MDB, ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। मसूल दाल आघोषित स्टॉक को जमाखोरी माना जाएगा। देख लीजिए। BSE की कंपनियों का मार्केट कैप 317 लाख करोड़। परियोजनाओं को पूरा करने में रेरा ने की काफ़ी मदद। रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत। एथर एनर्जी ने राइट्स इश्यू से 900 करोड़ रुपए जुटाए। एक कैशलेस दावों के निपटान के लिए कर रहे हैं काम एडा कर रही है। हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए नहीं कर रहे बात, टाटा कह रहा है। कूड़ $90 पर पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की उम्मीद घटी। UPI पर बोल कर सकेंगे भुगतान। मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में सख्ती, 10% हिस्सेदारी पर निगरानी होगी। और बैटरी स्टोरेज बनाने वाली कंपनियों को 3700 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान सरकार ने। देश को मिलेगी 90 सुरक्षा परियोजनाएं, 12 को उद्घाटन होगा इसका। ये जानकारी के अभाव में आप देखिए 50% लोग झेलते हैं दवाओं का साइड इफेक्ट। और 50 तो ये आप देखिए दवाओं के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह ले लिया करिएगा। जापानी PM पर हमला मामले में आरोपित पर चलेगा हत्या के विकास प्रयास का मुकदमा। वैगनर समूह पर आतंकी संगठन के रूप में प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन। आप देखते हैं वैगनर का प्रमुख मर भी चुका है अभी। चीनी नक्शे के विरोध में भारत को जापान का साथ। ये आप देखिए अभी इसने एक नया मानचित्र जारी किया था ना चाइना ने, उसमें आप देखिए कि लद्दाख वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला अपना हिस्सा बता दिया था। ब्रिटेन के बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। चीन ने सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कहा कार्यस्थल पर लेकर ना जाएं विदेशी ब्रांड के उपकरण। स्विट्जरलैंड के कौंस मोंटाना में मोंटे ग्लेशियर पर जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार पिघल रही है, उसी की मॉनिटरिंग हो रही है। अमेरिका में 10.5 लाख भारतीय कर रहे हैं ग्रीन कार्ड का इंतजार। रिपोर्ट में दावा इसमें से 4 लाख लोग जीवन पर्यंत नहीं कर पाएंगे यह दस्तावेज रहने के लिए वहाँ। मोटे अनाज की खेती खपत बढ़ाने में भारत की मदद करेगा नेपाल। सुपर फूड मिलेट से दुनिया को स्वस्थ खान पान की राह दिखा रहा है। इसमें बाजरा हो गया, रागी, कगनी, सांबा, चना, कोदो, ज्वार, कुटकी, ये सब मोटे अनाज में आते हैं ना। ये आपका खेल का क्षेत्र है। ये सुपर 4 के पहले मैच में पाक ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। और क्रिकेट तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारतीय पुरुष टीम को कांस्य से करना पड़ा संतोष। ये भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में चीन ताइपे से 0-3 से हार गई है। सात्विक चिराग हारे। चीन ओपन में चुनौती समाप्त हुई है इनकी।
भारत में 3 स्पिनर नहीं उतार सकेंगे, मुरलीधरन कह रहे हैं। एशियाड में चुने खिलाड़ियों को रिलीज करने की अपील हो रही है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। क्रिकेट विश्व कप प्रश्नोत्तरी पुस्तक का विमोचन, पिछले 12 वनडे विश्व कप से जुड़े प्रश्नों और जवाब से संबंधित। चोटिल कमिंस मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर हुए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने चारों दल उप प्रमुखों को बदला। गुकेश तीसरे स्थान पर किसके और आर प्रज्ञान दूसरी हार हुई है। ये आप देखिए शतरंज खिलाड़ी। भारतीय फुटबॉल टीम के सामने ईरान की चुनौती। भारत 2 महीने के बाद गुरुवार को 4 टीम के किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जब अपने से बेहतर रैंकिंग वाले इराक से भिड़ेगा। जोकोविक 13वीं बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ये आप देखिए यूएस ओपन हो रहा है ना, तो उसी की। वेब 3 नए दौर का इंटरनेट है। चलिए आप लोग देख, तकनीक की सहभागिता से समृद्धि की राय की बात हो रही है। सबसे बड़े टेक शो में देखे अनोखे गैजेट्स। अब आप देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। पहली बार अमेरिका में किया गया शिशु इनक्यूबेटर का इस्तेमाल। ये 1888 में आज ही के दिन अमेरिका की एडिथ एलेनोर मैकलीन इनक्यूबेटर में रखी जाने वाली पहली शिशु बनी थी। और जन्म के समय एडिथ का वजन सिर्फ 1 ग्राम था। इनक्यूबेटर 3 फीट वर्गाकार और 4 फीट ऊंचा था। इसमें समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं की आप देखिए 1 किलोग्राम था इनका वजन। और शिशुओं की जीवन दर बढ़ाने में मदद मिलती है इससे। मकई पीसने के लिए किया गया पहली बार ट्रेड मिल का इस्तेमाल। 1822 में आज ही के दिन अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक जेल में मकई पीसने के लिए पहली बार ट्रेड मिल का इस्तेमाल किया गया था। और साइकिल के पहिए की तरह दिखने वाले ट्रेड मिल पर एक समय में 8 से 16 कैदियों को चलाया जाता था। और इसी तकनीक के आधार पर आप देखिए आधुनिक ट्रेड मिल को तैयार किया गया था। गोपीनाथ को दिया था तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाने का श्रेय। संस्कृत विद्वान पंडित गोपीनाथ का जन्म, कबीराज का जन्म आप देखिए 1887 में आज ही अविभाजित भारत के ढाका अब बांग्लादेश में हुआ। वर्ष 1900 आप देखिए 14 में वाराणसी के संस्कृत कॉलेज में लाइब्रेरियन के रूप में नौकरी शुरू की। और इस दौरान आप देखिए तंत्र अनुसंधान में रुचि लेने लगे। वर्ष 1923 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बन गए। 1964 में कॉलेज में तंत्रागम विभाग की स्थापना कर पूरी दुनिया में तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाई। उन्होंने योग क्रिया पर भारतीय संस्कृति और साधना, साधु दर्शन एवं सत्प्रसंग जैसी कई पुस्तकें भी लिखी। महिला ने बकरी के लिए खरीदा ट्रेन टिकट। गजब। नई दिल्ली। सुकमा से हरे भरे होंगे स्पीति की घाटियां, लद्दाख के पहाड़। ये 20 वर्षों के शोध के बाद विज्ञानियों की कसौटी पर खरा उतरा। जूनी परस पोलीकार्पोस दूर हुई होगी ऑक्सीजन की कमी। चलिए, पौधाशाला में पौधे उगाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। और आप देखिए देश के वन के इतिहास में पहली बार किया गया इस तरह का पौधारोपण। सूखी टहनियों पत्तों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, पूजा में, विभिन्न रोगों में उपचार भी हो सकता है इसका। मांसपेशियों में आप देखिए दर्द के इलाज के लिए इसका उपयोग हो सकता है। 14 लाख वर्ष पहले इंसान ने पत्थर को बनाया था गोलाकार। ये ओबेदिया पाषाण युग के पुरातात्विक स्थल से मिले गोलाकार चूना पत्थरों की यह तस्वीर इजराइल की यरूशलेम में स्थित हिब्रू विश्वविद्यालय ने जारी की है। और आप इजराइल पुरातत्व प्राधिकरण की ओर से एरेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में जूडियन रेगिस्तान की गुफा में पाए गए लकड़ी और चमड़े के म्यान में संरक्षित लगभग 1900 साल पुरानी 4 तलवारों को भी आप लोग देख रहे हैं। गर्दन के कैंसर के मरीजों के इलाज में सहायक होंगे नए जीन। अब इन मरीजों के कारगर नहीं, केमोथेरेपी जागी उम्मीद। 50 से कम उम्र के कैंसर मरीजों की संख्या 79% बढ़ी। 4 महत्वपूर्ण जीन से खोजें 2 विज्ञानियों के अनुसार उन्होंने कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाएं रेखाओं के 12 उपभेदों पर 28 जीनों का परीक्षण किया। खोजों के दौरान 4 महत्वपूर्ण जीन पाए गए जो विशेष रूप से प्रतिक्रियाशील थे। इसके बाद अब उन्होंने आगे की जांच की और परीक्षण किया। ये नतीजे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए एक आशाजनक कदम है। गंभीर मानसिक समस्या है एचडी। आप देखेंगे किसकी बात हो रही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात हो रही है। बच्चों और किशोरों में पाई जाने वाली न्यू डेवलपमेंटल दशा है जो 2/3 वर्ष के आगे भी बनी रहती है। वैश्विक रूप से 5% बच्चों व किशोर और
2.5% वयस्क इस प्रकार से विकार से पीड़ित रहते हैं। इसे मानसिक बीमारी से जोड़कर नहीं देखा गया है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत आपको करनी है अब, ठीक है।